नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पश्चिम बंगाल की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाले एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम राजनीतिक सहयोगी की दिन दहाड़े हुई हत्या की। बिना किसी बायस के हम सीधे फैक्ट्स, फॉरेंसिक डिटेल्स और इसके बाद जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में हम मध्यम ग्राम हमले के ग्राउंड जीरो से शुरुआत करेंगे। फिर हम फोरेंसिक्स और हथियारों का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हमलावरों को कैसे ट्रैक किया जा रहा है, लोकल इंटेलिजेंस आखिर फेल कहाँ हुई और सबसे आखिर में इस पूरी घटना का चुनाव के बाद का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्यम ग्राम की। आइए उस रिहायशी गली में हुए हमले की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, ये पूरी घटना महज 20 मिनट के एक बहुत ही छोटे से विंडो में अंजाम दी गई। सोचिए, रात 10 बजे पीड़ित अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से निकलते हैं। ठीक 10:10 पर एक सफेद कार जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी है, उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। 10:12 पर बाइक सवार हमलावर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और 10:20 तक तो उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका होता है। मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इससे एक बात तो साफ है कि ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड अटैक था। हमलावर ठीक ठीक जानते थे कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ, जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से उनका काम देख रहे थे, वो एग्जैक्टली किस वक्त इस खास गली से गुजरेंगे। ये रेकी का लेवल देखिए आप। अब इस हमले की जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है ना, वो इस पूरे केस को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14। हमलावरों ने सीधे गाड़ी के अंदर 14 राउंड गोलियां दागी। इतनी भयानक फायरिंग, ये कोई आम आपसी रंजिश नहीं लगती, बल्कि साफ साफ किसी प्रोफेशनल हिट जॉब का सिग्नल दे रही है। और अगर हम मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बात करें तो चंद्रनाथ रथ को सीने, सिर और पेट में बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 गोलियां लगीं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके ड्राइवर बोधदेव को भी 3 गोलियां लगीं और वो फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में है। ये आंकड़े अपने आप में इस हमले की ब्रूटैलिटी को बयां करते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात, मौके से जो खाली कारतूस मिले हैं वो ग्लॉक 43X के हैं। ये ऑस्ट्रिया में बनी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, लाइट वेट, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। अब आप ही सोचिए, इस लेवल के विदेशी हथियार का इस्तेमाल इस थ्योरी को और भी पुख्ता कर देता है कि ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। ग्लॉक 43X के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 11 राउंड की होती है, लेकिन घटनास्थल पर तो 14 राउंड फायर किए गए थे। इसका सीधा सा मतलब क्या है? या तो शूटर्स ने पलक झपकते ही इसे रीलोड कर लिया, या फिर पक्के तौर पर इस एम्बुश में एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। तो इतना सब होने के बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक्शन रहा? चलिए देखते हैं कि हमलावरों को ट्रैक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक्शन तो तुरंत लिया गया। डीजीपी ने कई स्पेशल टीमों का गठन कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन में पहली बड़ी लीड भी हाथ लगी है। वो डमी प्लेट वाली सफेद कार जिससे रास्ता रोका गया था, उसे पुलिस ने सीज कर लिया है। इसके अलावा 10 से 12 चश्मदीदों से पूछताछ चल रही है और इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को और पुख्ता करने के लिए डेड बॉडी को एम्स कल्याणी शिफ्ट किया गया है। इधर फोरेंसिक पैनल सीज किए गए लाइव राउंड्स की बारीकी से जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स लगातार कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि गली के आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। इसलिए अब सीआईडी पूरी तरह से आसपास की फैक्ट्रियों के कैमरों पर डिपेंड है ताकि किसी तरह शूटर्स के चेहरे आइडेंटिफाई हो सके। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई? लोकल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ सो रहा था? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल एड के खिलाफ मंडरा रहे इतने बड़े खतरे का अंदाजा हमारी लोकल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं लगा? चंद्रनाथ रथ कोई आम इंसान नहीं थे। वो इंडियन एयरफोर्स के वेटरन थे और भवानीपुर जैसे सेंसिटिव इलाके में अहम बैक ऑफिस लॉजिस्टिक्स संभालते थे। मतलब वो एक हाई वैल्यू टारगेट थे। और ये फेलियर तब और भी शॉकिंग लगता है जब आप इस नंबर को देखते हैं। इलेक्शन के बाद स्टेट में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF की लगभग 2,500 कंपनियां तैनात हैं। इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बावजूद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स इस थ्रेट को पूरी तरह से मिस कर गईं। कैसे?
हैरानी की बात यह है कि हमलावरों ने बकायदा कोलकाता से ही पीड़ित की गाड़ी को ट्रैक किया। उन्होंने 2 से 3 दिन तक प्रॉपर रेकी की, बिना किसी रोक टोक के। उन्होंने लोकल बीट पुलिस की पेट्रोलिंग को चकमा दिया और यहाँ तक कि वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी बाईपास कर दिया। ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक और एक हाई प्रोफाइल मर्डर, तो इसका पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होना ही था। अगर हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड देखें तो बीजेपी का सीधा आरोप है कि ये टीएमसी की तरफ से करवाई गई एक टारगेटेड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि चुनाव के बाद की हिंसा का शिकार उनके खुद के वर्कर्स भी हुए हैं। लेकिन एक बात जिस पर दोनों ही पार्टियां एग्री कर रही हैं, वो है एक इंडिपेंडेंट सीबीआई जांच की मांग। पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन क्रिटिक्स ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सटीक है। अगर विपक्ष के नेता का पीए ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी? ये एक टारगेटेड अटैक जरूर है, लेकिन ये राज्य में रोजमर्रा के कानून और व्यवस्था के एक सीरियस ब्रेकडाउन को हाईलाइट करता है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। टारगेटेड हिंसा और इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर के बीच जब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन कमान संभालने जा रहा है, तो क्या पश्चिम बंगाल में वापस से एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो पाएगा? आने वाले दिनों में नई सरकार को सबसे पहले इसी चुनौती से निपटना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।